और अब नेक्स्ट पैनल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे आज के खास मेहमान हैं अनिल अग्रवाल जी, चेयरमैन हैं ज्ञानशिला विश्वविद्यालय से। अनिल जी प्लीज आप मंच पर आएं। हमारे दूसरे गेस्ट हैं इंजीनियर ब्रजेंद्र सिंह, प्रबंधक हैं पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल से। सर आप भी प्लीज मंच पर आएं। कॉन्टोसो एग्री ग्रीन एनर्जी से मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी राजीव कुमार सिंह जी को, जो कि डायरेक्टर हैं। राजीव जी प्लीज आप ही मंच पर आएं। और अब हम नेक्स्ट पैनल शुरू करने जा रहे हैं। कुंदन, ओवर टू यू। बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। राजीव जी से शुरुआत मैं करना चाहता हूं। राजीव जी, आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए, क्योंकि अब तो ग्रीन एनर्जी का ज़माना आ गया है, तो ग्रीन एनर्जी में तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। किस तरीके से आपकी कंपनी आगे बढ़ रही है और क्या आप सोच करके आपने कंपनी शुरू की? बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंच साझा करने के लिए, मंच पे बुलाने के लिए और अपनी विचार को रखने के लिए कि ग्रीन एनर्जी को आप वाकई किस रूप में ला रहे हैं। बेसिकली जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे साथ भी है, सवाल और जवाब भी है उनके लिए भी। ग्रीन एनर्जी के नाम पे आज जितने भी बिल्डर्स हैं, सरकारी लोग हैं, घरेलू लोग हैं, सभी के पास सिर्फ एक ही चीज समझाई जा रही है, ऑन ग्रिड, रूफटॉप। हर एक व्यक्ति को रूफटॉप का बारे में बता के आप उनको उत्पादक तो बना रहे हो, लेकिन उसकी उत्पादकता की कीमत नहीं दे रहे हो। डीसीआर और नॉन डीसीआर पैनल्स के नाम पे आप एक बड़ा डिफरेंट तो सामने दिखलाते हो लोगों को, लेकिन टेक्निकली आप एक्सेप्ट करते हो कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डीसीआर एंड नॉन डीसीआर पैनल। तो पब्लिक 40% की सब्सिडी के नाम पे आप पे पैसा खर्च करती है। रामू की बिजली श्यामू के घर, श्यामू की बिजली रामू के घर। ग्रिड, अभी आपके स्कूल में ऑन ग्रिड लगा हुआ है 10 किलोवाट का और बिजली चली गई, आप पंखा नहीं चला सकते, लेकिन उत्पादक आप हो। उत्पादक आप हो और उत्पादन के बावजूद भी दिन में अगर बिजली चली गई, उत्पादन ग्रिड में जा रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। तो इन सब सोच के बाद हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग टेक्नोलॉजिकली पब्लिक को फायदा पहुंचाने के लिए कीमत भी कम रखें, 24 घंटे की उत्पादकता की गारंटी दें, और सबसे बड़ी बात, अभी सरकार की किसी भी योजना से आप सामान सोलर का लगाते हैं, कल होके परसों होके किसी प्राकृतिक आपदा में आपका सिस्टम उड़ जाता है। कोई भी सरकारी संस्था इस बात की गारंटी नहीं लेता कि नेचुरल डिजास्टर की गारंटी हम देते हैं, यानी आपका सिस्टम भी इंश्योर्ड नहीं है। आप बिल्डर से एक मकान खरीदते हैं, फाइनेंस कराते हैं, वो इंश्योर्ड होता है, वो डूब गया उसका पैसा आपको मिल सकता है, लेकिन आपने अगर अपने से कुछ किया है, वो डूब गया, उसका पैसा सरकार भी देने वाली नहीं है। यानी कस्टमर को इंश्योर्ड सिस्टम भी चाहिए था। इन सब के आधार पर फिर हम लोगों ने जीवन ज्योति की एक सोच डेवलप की, कॉन्टोसो एग्री ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट फाउंडेशन की स्थापना की, और इसके बाद ये तय किया कि सरकार अगर 18% छूट देती है तो हम 26% छूट देंगे, क्योंकि सरकार लिथियम को प्रमोट कर रही है, लेकिन लिथियम की बैटरीज का डिस्पोजल का आज भी उनके पास कोई हिसाब किताब नहीं है। तो 5 साल की गारंटी आप दे रहे, 5 साल के बाद कस्टमर को मिलेगा क्या? फिर हम लोगों ने, हमारे कुछ डायरेक्टर्स भी साथ में हैं, हमारी टीम भी साथ में थी, आई कोई नहीं, रास्ते में हम लोग बहुत ज़्यादा जाम में फंस गए। हम लोग ये सोच 4 है जिसको लेके हम लोग बाजार में आए जी। पहली चीज, 100% सरकार से ज्यादा सब्सिडी के साथ सिस्टम, सरकार के मानक, तकनीकी मानक के साथ सिस्टम, ऊर्जा जितना पैदा करोगे उतना पैसा भी हम देंगे। आप इस बात को अंदाजा लगा लीजिए कि आपके घर में मीटर लगा है तो आप उस यूनिट का पैसा सरकार को देते हो, सही बात है, लेकिन मैं सिस्टम के साथ मीटर लगा रहा हूं और जितनी यूनिट आप बिजली खर्च करते हो उसका पैसा भी मैं आपको देता हूं, आपके सिस्टम को भी इंश्योर करता हूं। आपकी बैटरी की लाइफ, आज के 5 साल बाद लिथियम बैटरी की वैल्यू 0 है और उसकी
कबाड़ वैल्यू भी जीरो है। हम हिंदुस्तानी हैं। हम लोग ब्रश का आखिरी हिस्सा भी नाड़ा लगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सोच के हम लोगों ने काम शुरू किया और आज हम इस स्टेज पे हैं कि आने वाले लगभग 1 साल में हम इस चीज़ को लगभग ला देंगे, पूरे फ्लोर पे ला देंगे, ताकि पब्लिक उत्पादक बने तो साथ में उसको उसकी कमाई का मौका मिले। भविष्य के लिए अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला सवाल मेरा ब्रजेंद्र जी आपसे ही है। रास्ते में हम लोग बहुत ज़्यादा जाम में फंस गए। हम लोग ये सोच 4 है जिसको लेके हम लोग बाजार में आए। जी, पहली चीज 100% सरकार से ज्यादा सब्सिडी के साथ सिस्टम, सरकार के मानक, तकनीकी मानक के साथ सिस्टम, ऊर्जा जितना पैदा करोगे उतना पैसा भी हम देंगे। आप इस बात को अंदाजा लगा लीजिए कि आपके घर में मीटर लगा है तो आप उस यूनिट का पैसा सरकार को देते हो, सही बात है। लेकिन मैं सिस्टम के साथ मीटर लगा रहा हूं और जितनी यूनिट आप बिजली खर्च करते हो उसका पैसा भी मैं आपको देता हूं, आपके सिस्टम को भी इंश्योर करता हूं। आपकी बैटरी की लाइफ आज के 5 साल बाद लिथियम बैटरी की वैल्यू जीरो है और उसकी कबाड़ वैल्यू भी जीरो है। हम हिंदुस्तानी हैं। हम लोग ब्रश का आखिरी हिस्सा भी नाड़ा लगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सोच के हम लोगों ने काम शुरू किया और आज हम इस स्टेज पे हैं कि आने वाले लगभग 1 साल में हम इस चीज़ को लगभग ला देंगे, पूरे फ्लोर पे ला देंगे, ताकि पब्लिक उत्पादक बने तो साथ में उसको उसकी कमाई का मौका मिले। भविष्य के लिए अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला सवाल मेरा ब्रजेंद्र जी आपसे ही है। मॉन्टेसरी पायनियर इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि इसकी ब्रांचेस हम बहुत जगह देख रहे हैं, आप कैसे, इसके पीछे क्या मकसद था आपका? देखिए, ये पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना मेरे पिताजी ने की थी और ये 1963 में उन्होंने स्थापना की थी और वो एक छोटे से गांव से आए थे लखनऊ में। किसी ने 30 रुपये उधार दिए थे और यहाँ आकर के उन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप की और केकेवी डिग्री कॉलेज में HOD मैथमेटिक्स हुए। उसी समय उन्होंने सोचा था कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जिसमें सभी के लिए शिक्षा हो, और उसी समय उन्होंने 0 इन्वेस्टमेंट से पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना की थी, जिसकी आज 14 ब्रांच चल रही हैं। वो 62 वर्ष हो गए हैं, तो उन्होंने जो मेहनत की है वो मेहनत आज जो वृक्ष का, वट वृक्ष का रूप ले चुके हैं। उन्होंने 2015 में अपना देहावसान किया था। उसके बाद मैं एज ए केयर टेकर उस वृक्ष की देखभाल कर रहा हूँ। अब ये लंबी जर्नी है, 62 साल आसान चीज़ नहीं है। आसान, इसमें मुश्किलें बहुत आई हैं और ऐसी ऐसी मुश्किलें आई हैं जो मैंने उनके साथ देखी हैं, क्योंकि मैं 5वीं तक गांव में पढ़ा हूँ और 6th, 7th, 8th मैंने पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल से ही किया है। और उस समय की जर्नी में उनके साथ था। 6th क्लास में कितना होते हैं, लेकिन उस समय गलियों में पोस्टर चिपकाने, दोपहर में रिक्शा में लाउडस्पीकर पे स्कूल का प्रचार करना, ये सारे काम मैंने उनके साथ किए हैं। और रात में वो बांस की सीढ़ी लेकर के और गलियों में पोस्टर लगाने का काम, मतलब वो आसान चीज़ नहीं थी। आज हो सकता है सब लोग कहते हों कि जैसे आपने भी कहा, आज बहुत जगह इनको देखते हैं, लेकिन वो जो पीछे की जर्नी में क्या क्या कष्ट रहे हैं वो हमने देखे हैं। हो सकता है कि आगे चल के हमारा बेटा उन सब चीज़ों को न महसूस करे, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम उसको ये महसूस कराएं ताकि उसी रास्ते पर वो चीज़ उसको तभी देखभाल कर सकता है। एक बार ब्रजेंद्र जी के लिए ताली होनी चाहिए, क्योंकि जो परिवार 2 दशक से शिक्षा का अलग जगाए हुए उनको तो सम्मानित करना बनता है। हमारे साथ अग्रवाल जी भी मौजूद हैं। अनिल जी, आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप ने विश्वविद्यालय खोला, मुख्यमंत्री जी की भी सोच है, अब तो मेरठ में एक बात चल रही है। क्या सोच थी इसके पीछे? आप हालांकि आपके पास एक कॉलेज भी है, आप जिसे रन करते हैं, लेकिन ये स्कूल खोलने के पीछे क्या मकसद था? देखिए, अभी आप इस सेशन के पहले योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे उच्च शिक्षा मंत्री यहाँ पर थे,
जब उनसे बात हो रही थी तो मैं, जब वो नाम ले रहे थे तो मैंने कहा जल्दी ही ज्ञानशिला विश्वविद्यालय के नाम से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को एक ऐसा विश्वविद्यालय मिलने जा रहा है जो पूर्णतः खेल, संगीत, कला और साहित्य के लिए और मेजरली स्पोर्ट्स के लिए होगा। और उसको बनाने की सोच सिर्फ इसलिए आई कि स्पोर्ट्स में लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्पोर्ट्स में कोर्सेज करने के बाद या स्पोर्ट्स के बाद फ्यूचर क्या होगा, इस पे बड़े सवाल रहते थे। बिल्कुल। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को रिवाइव किया है। मुख्यमंत्री जी की अगर बात करें तो खिलाड़ियों को जिस तरह से प्रोत्साहन मिल रहा है, अब केवल ओलंपिक में मेडल जीतने पे रुपए नहीं मिलते हैं, अभी नेशनल भी खेलिए, आप कोई वर्ल्ड चैम्पियनशिप करिए, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, उसमें जीतने के बाद प्राइज मनी तो है ही है, उसके साथ साथ में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं स्पोर्ट्स फील्ड के लोगों को, वो बहुत अच्छा है। तो यूपी गवर्नमेंट की चूँकि पॉलिसीज़ बेहतर जा रही हैं, इसलिए एक प्रयास कर रहा हूँ और एक ऐसी यूनिवर्सिटी बना के देना चाहता हूँ जिसमें नीचे से, चूँकि वहाँ पर एक रेजिडेंशियल स्कूल भी होगा, सिंस वी आर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो कि हमारा सेंट जोसेफ ग्रुप है। हमारी मदर हमारे समक्ष बैठी हुई हैं, श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल जी, जिनके द्वारा विद्यालय की स्थापना 1987 में की गई थी। और जैसा अभी ब्रजेंद्र सर बता रहे थे, वो सीढ़ी लेके निकलना, पोस्टर लगाना, तो मैं मदर की तरफ देख रहा था तो उनकी आंखों में वही सब चीज़ें घूम रही होंगी, क्योंकि उन्होंने भी एक महिला होके जिस तरह से अपनी चीज़ों को बढ़ाया है। और एक सेंट जोसेफ आज, जो अभी आपने वट वृक्ष की बात बोली, आज लगभग 14,000 बच्चे अलग अलग शाखाओं में अध्ययनरत हैं, जिसमें से 3 शाखाओं का संचालन वर्तमान में मैं देख रहा हूँ। तो जब मैं बच्चों से और उनके पेरेंट्स से बात करता था तो स्पोर्ट्स को लेके इंक्लिनेशन, यू वोंट बिलीव कि जब हम स्पोर्ट्स मीट कराते हैं बड़े लेवल पे, तो उस समय पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, क्योंकि एक विद्यालय का उद्देश्य बच्चे को केवल पढ़ाना नहीं होना चाहिए। इट्स वी टॉक अबाउट जनरली द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, और उसमें स्पोर्ट्स एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। और करिकुलम का पार्ट फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स कंपलसरी, जिसमें योग भी। आप देखिएगा आने वाले अगले 10 सालों में एजुकेशन का पैटर्न बदल जाएगा। और जिस स्किल और वोकेशन की बात हम करते हैं, जो हम अब्रॉड कंट्रीज़ में देखते हैं, वो पैटर्न चूँकि एनईपी में लगभग वो सारी चीज़ें मेंशन है, और धीरे धीरे एनईपी का इनकॉर्पोरेशन होता जा रहा है। तो आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स को लेकर चीज़ें बहुत बेहतर होने जा रही हैं। अनिल जी, हम बदलाव तो देख रहे हैं, लेकिन पहले एक माइंडसेट था, अभी भी मतलब थोड़े कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बने बच्चा, बच्चों को यही सिखाया जाता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि करियर लोग स्पोर्ट्स में भी बना रहे हैं, और विकास की जब हम बात करते हैं तो विकास स्पोर्ट्स में भी हो रहा है। तो आप सरकार से और किस तरीके की उम्मीदें रखते हैं? अब उपाध्याय जी चले गए, वरना हम सीधे सीधे उम्मीद रख लेते। मैंने एक प्रयास किया है, 50 एकड़ की लैंड लखनऊ जैसी जगह में लेना आसान चीज़ नहीं होती है, और लगभग हम अपनी चीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद सरकार से हम यही करते हैं कि जिस समय हमारी फाइल, जिस एलओआई का वो जिक्र कर रहे थे, आशय पत्र के लिए लगभग प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार, चूँकि निवेश की आप बात कर रहे हैं, निवेश हो रहा है, ये प्रोजेक्ट लगभग 400 करोड़ का है, तो निवेश एक उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है। निवेश के साथ साथ जिस रोजगार की बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए चांसलर और चेयरमैन तो ऑब्वियसली जो ओनर होगा वही होगा, लेकिन हजारों लोगों को वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो दोनों मायनों में तो सरकार को केवल इतना ही चाहते हैं कि यदि व्यक्ति ने एक बीड़ा उठाया है, चूँकि आप अभी देख लीजिए नॉर्दर्न इंडिया की बात कर लीजिए तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है नहीं उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में एक भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं है। मेजर ध्यानचंद मेरठ में पिछले 5 सालों से बन रही है, अभी तक बन के तैयार नहीं हुई है। मेरा टारगेट तो 2027 का था, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज़ लैंड प्रोक्योरमेंट में, लैंड एक्विजिशन में रहीं, लेकिन अब लगभग उम्मीद करते हैं 2 से 3 दिन में हमारी समस्या का निदान होगा। और सरकार के द्वारा एलओआई, जिसको मिलने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, आपके माध्यम से शायद हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाएगी और वो आशय पत्र अवश्य मिल जाएगा। अनिल जी, स्पोर्ट्स को लेकर परसेप्शन बदला, जैसा दिव्या ने भी कहा, और स्पोर्ट्स एजुकेशन को लेकर के
लेकिन उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं स्पोर्ट्स को लेकर के। मुख्यमंत्री जी बहुत उत्सुक रहते हैं आप जाने के लिए, अगर कहीं पर स्पोर्ट्स को लेकर के कोई इवेंट होता है तो मुख्यमंत्री जी जाते हैं, और उनकी सरकार ने जो इनाम की घोषणा की है वो भी अपने आप में बहुत खास है। तो क्या लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पोर्ट्स को लेकर के उसमें भी बदलाव आया है पिछले कुछ सालों में? हाँ, देखिए, अनडाउटेडली स्पोर्ट्स में इंफ्रा को लेके गवर्नमेंट ने अपनी बहुत सारी चीज़ें अच्छी करी हैं। बस थोड़ा सा मैं क्या सुझाव भी दूंगा कि गवर्नमेंट में सारी चीज़ें हैं। मैंने अभी यूनिवर्सिटी बनाने से पहले बहुत जगह विजिट किया, यूपी की भी मैं कुछ जगह होके आया हूँ। इंफ्रा अवेलेबल है, अच्छी चीज़ें बन रही हैं, लेकिन वो मेंटेन नहीं रहती हैं। जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम यही है कि वो मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से सही मायने में जो एक खिलाड़ी को बेनिफिट मिलना चाहिए, या जब हम डाइट की बात करते हैं, जब हम न्यूट्रिशियस डाइट की, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन के लिए वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, तो वो चीज़ों में थोड़ी सी कमी होने की वजह से अभी हर डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात मुख्यमंत्री जी ने करी। और जैसा कि आपने कहा, मैं तारीफ करूंगा, हम लोग सौभाग्यशाली हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एक हॉकी का मैच हो रहा था और मुख्यमंत्री जी जो खेल निदेशक और खेल मंत्री से पूछ रहे थे कि जो टर्फ है इसकी कीमत कितनी होती है, इसकी लाइफ कितनी होती है, ये मैंने कानों से सुना। और जब ये आप हटाते हो तो इसका यूज़ क्या करते हो, तो उस सोच तक व्यक्ति अगर है तो कितनी चीज़ें बेहतर है। बस इसी सोच को जब मैंने उस दिन सुना तो मुझे लगा कि वाकई में खेलों को लेके भविष्य बहुत बेहतर है, तो क्यों ना एक प्रयास किया जाए। और मैं निसंदेह आपको बता रहा हूँ, जो विश्वविद्यालय बन के तैयार होने जा रहा है, मैं दावे से कह सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान में वैसा विश्वविद्यालय नहीं होगा। प्योरली एनईपी की हम बात कहते हैं, बहुत सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज को लेके, उसमें वोकेशनल स्किल बेस्ड सारी चीज़ें, हम स्पोर्ट्स में ही सारे कोर्सेज, उसमें एमबीए होगा लेकिन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स ब्रांडिंग में होगा। उसमें हमारी मीडिया, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म की बात करें तो दैट विल बी इन स्पोर्ट्स। बिल्कुल दूरगामी सोच आपकी अच्छी है। राजीव जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, आपकी कंपनी किन क्षेत्रों में रिन्यूएबल सॉल्यूशन एनर्जी पर काम कर रही है? बेसिकली हम लोग अभी सोलर एनर्जी पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन सोलर एनर्जी में सेगमेंट्स अलग अलग है। अभी बात मैंने शुरू की थी जब ग्रिड की, तो एक सिस्टम है जो ग्रिड को पावर दे के काम करता है, दूसरा सिस्टम है जो खुद पैदा करता है और खुद उसका इस्तेमाल करता है। यानी उसको हम ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड की श्रेणी में ले सकते हैं। हाइब्रिड सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा ग्रिड को भी जाता है, थोड़ा सा खुद को भी इस्तेमाल करता है। तो मेरा कॉन्सेप्ट है, अपना उत्पादन करो और अपना खर्च करो। जहाँ पे कमर्शियल यूज है वहाँ पे बिजली महंगी है, लेकिन वहाँ मजबूरी है, क्योंकि उसका इस्तेमाल 1 किलोवाट या आधा किलोवाट के कम से हो जाना है। एक छोटे से दुकानदार को अगर वो कमर्शियल है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 पंखे, 2 पंखे, 2-4 बल्ब जलाने हैं, वर्किंग आवर में ही काम करना है। मान लीजिए उसकी वर्किंग आवर 15 घंटे, 16 घंटे, तो इसके लिए वो जो खर्च कर रहा है उसका वो कमर्शियल पैसा सरकार को दे रहा है। अब मैं कह रहा हूँ क्यों ना खुद प्रोडक्शन करो, खुद उसका इस्तेमाल करो। जो बहुत भारी पैसा बिजली के नाम पे है वो हकीकत से दूर है। हकीकत यह है कि आप जितनी ऊर्जा का उत्पादन करते हो उसकी कीमत बहुत सस्ती है। बस उत्पादन का तरीका और इस्तेमाल का तरीका आपको जानना होगा और उसके साथ ही उसका इस्तेमाल करना होगा। मैं ज़्यादातर ऑफ ग्रिड सिस्टम पे ही काम करता हूँ और आने वाले किसी भी परियोजना के लिए मैं ऑन ग्रिड या और भी चीज़ों का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहूँगा या किसी को सलाह दूंगा। आज जो विश्व का सबसे वेस्टेज पार्ट है वो हमारे लिए बेहतर बना बैठा है। आज जापान एक सेल बनाता है जो कि न्यूक्लियर से ज़्यादा पावर देने की क्षमता रखता है, और आज हम बात करते हैं साहब इफिशियंसी 17% है, 18% है, और जहाँ 40% है वहाँ वो आज 40% पे है और आज हम 18% की एफिशिएंसी पे हैं। और बात करते हैं 30 साल की गारंटी की, यानी अगले 30 साल के बाद उनका कबाड़ मेरे लिए पैसा होगा। आज उनका कबाड़ सरकार के लिए पैसा है, आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। हम उत्पादक हैं
तो मुझे उसका इस्तेमाल और उसके पैसे की कीमत मिलनी चाहिए। इसलिए ज़्यादातर मेरा काम ऑफ ग्रिड में है और ज़्यादातर इस तरह के प्रोजेक्ट्स में काम करने के पीछे उद्देश्य है ऊर्जा को सस्ता विकल्प के रूप में अपने लोगों के सामने लाना, और यही मिशन भी है और इसका नाम है जीवन ज्योति। थैंक यू। ब्रिजेंद्र सर, मेरे सवाल है कि चूंकि आपके पिताजी ने सपना देखा तो शिक्षा सभी के लिए हो, लेकिन क्या आपका पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल जो है शिक्षा सभी के लिए, चूंकि अभी शिक्षा बहुत महंगी हो गई है और खासतौर पर प्राइवेट शिक्षा की बात करें तो बहुत ज़्यादा महंगी है, इससे कैसे डील करते हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे यहाँ शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध है। अगर कोई इस तरह का बच्चा आता है जहाँ पर कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी व्यवस्था है। आपको ताज्जुब होगा, मेरे यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2-2, 2.5 साल से फीस नहीं दी है। ये आश्चर्य की बात आपके लिए हो सकती है। वो आते हैं 2 साल के बाद आते हैं एग्ज़ाम देने के बाद मार्कशीट लेने। उस समय वो उनसे बताया तो जाता है कि भाई आपकी 1 लाख रुपया, 2.5 साल की फीस 1 लाख रुपया कोई बहुत ज़्यादा है क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में? तो वो व्यवस्था है, हमने उसी तरह से रखा हुआ है। देखिए, तो ग्रोथ 2 तरीके से होती है। एक फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, हमने फाइनेंशियल ग्रोथ को मायने रखा ही नहीं है, हम दूसरी चीज़ लेकर के चल रहे हैं। हमने बीच में 4-5 साल से एक दूसरी दिशा में काम करना शुरू किया है। सवाल यह है कि क्या चीज़ की कमी अब हो गई है। एजुकेशन तो बहुत अच्छी होती जा रही है, बहुत परिवर्तन हो रहे हैं एजुकेशन में, लेकिन कमियां कहाँ आ रही हैं? कमियां आ रही है जो सबसे बड़ा बच्चों में तनाव आ गया है, सबसे बड़ा पेरेंट्स में तनाव आ गया है, और ये उसकी वजह से शिक्षक में तनाव आ गया है। तो कहीं ना कहीं फैमिली वैल्यूज़ भी तो इफ़ेक्ट कर रही हैं, कहीं ना कहीं समाज भी तो उस चीज़ को इफ़ेक्ट कर रहा है। अगर एक मदर ने अपनी बेटे को या बेटी को ये कह दिया, बेटा फ़ोन रख दो, अब आप हंस जानते हैं क्या हो रहा है, वो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। दरवाज़ा बंद करने का मतलब वो जीवन का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। हम इस दिशा में अब काम कर रहे हैं कि भाई इस चीज़ को लेकर के चले कि भाई अपने दिमाग को वैसे रखो। इसमें मैं नॉर्मली एक उदाहरण देता हूँ कि ये जो टोका टाकी होती है, यहाँ कुछ पेरेंट्स भी बैठे होंगे, ये टोका टाकी गाड़ी में ब्रेक की तरह की होती है, क्योंकि गाड़ी में ब्रेक ये माना जाता है कि वो रोकने के लिए होता है, एक्सीडेंट से बचाने के लिए होता है। मैं कहता हूँ गाड़ी में ब्रेक गाड़ी तेज चलाने के लिए होता है। अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा तो आप गाड़ी में बैठने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा मूव तो क्या करेंगे। तो हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरा एक चीज़ और मैं समझाता हूँ अपने पेरेंट्स को, और जो अभी नए नए पेरेंट्स बने हैं, कहते हैं कि अभिमन्यु ने माँ के गर्भ से कुछ सीखा था, आज भी बच्चे सीख रहे हैं। और बच्चा ही कहता है, एक मैं उदाहरण दे करके समझाता हूँ कि बच्चा पैदा होने के बाद कहता है मम्मी मुझे दूध पिलाओ, और दूध पिला के मेरी रील बनाओ और रील बना के उसको वायरल कर दो। कहने आप सोचते होंगे कि आप तो चाह रहे थे राम और कृष्ण पैदा हो, लेकिन आपने तो उस समय पूरे समय रील बनाई और रील देखी, तो इफेक्ट तो मेरे अंदर वही होगा। इसलिए आपके यहाँ लल्ला नहीं इंस्टा पैदा हुआ है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये हंसने वाली हो सकती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है, आप गंभीर बातें कह रहे हैं। हाँ, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। पढ़ाई तो हम दे रहे हैं, दूसरा एक दिशा और है हमारी, अध्यापक, शिक्षक और गुरु, इन तीनों में बड़ा फर्क है। पहले पुराने जमाने में गुरु शिक्षा देते थे, आपने गुरुकुल का नाम सुना होगा। उसके बाद समय चेंज हुआ, शिक्षक आए, शिक्षक के बाद अब आजकल अध्यापक आ गए। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं कि अध्यापक से हम शिक्षक और शिक्षक तक गुरु तक पहुंच सकें, क्योंकि अध्यापक केवल आपको किताबी ज्ञान देता है, जो किताब में लिखा है, जो सिलेबस में है, उससे इतर अभी शिक्षा नहीं रह गई है। लेकिन एक शिक्षक आपको जीवन जीने की पद्धति भी बताता है, और वहीं गुरु आपको पूरे जीवन का सार समझाता है।
कहाँ क्या मुश्किल आने वाली है, किस चीज़ को कैसे टैकल करोगे। गुरुकुल में यही सब तो सिखाया जाता था सारे ज्ञान के साथ में। तो हम उस दिशा में अब थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। ब्रांचेस खुलती रहेंगी, बंद होती रहेंगी, शिक्षा पद्धति चलती रहेगी, लेकिन वैल्यूज़ जो जा रही है ना हिंदुस्तान की, हम उस वैल्यूज़ को वापस लाना चाहते हैं। हम परिवार में बुजुर्गों के प्रति वो प्यार और सम्मान छोटों में देना चाहते हैं, और इस दिशा में आप कभी पता करिए, हम जोड़ रहे हैं दादा दादी को, मम्मी पापा को बच्चों के साथ में घुल मिलने के लिए, क्योंकि हर समय घर में सब लोग अलग अलग एक मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता। तो मेन चीज़ क्या है कि चाहते हैं कि बच्चों का जीवन तनाव रहित रहे। वो जैसे पहले हंसते खेलते, हम लोगों ने हंसते खेलते किया है, थप्पड़ भी खाए हैं, मार भी खाई है टीचर की, और घर में जाके नहीं बताया है। तो ये ग्रोथ है, ग्रोथ ये होनी चाहिए। अनिल जी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का, स्पोर्ट्स स्कूल खोलने का आपने फैसला लिया, लेकिन जो पेरेंट्स है वो, जैसा कि दिव्या ने भी कहा कि डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं जहाँ पर लाखों की कमाई होती है। क्या आपके स्कूल से जुड़ करके आप जो ख्वाब दिखाना चाहते हैं उसमें पेरेंट्स को भी आप वो ड्रीम दिखा पाएंगे? देखिए, आपके कार्यक्रम का शीर्षक ही है डेयर टू ड्रीम। आपने कहा लाखों की कमाई होती है, मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स में एक मेडल जीते करोड़ों की कमाई होती है। हाँ, हो जाता है, लेकिन जीतने पर। हाँ, जीतने पे। तो देखिए, फिर लाखों की कमाई भी पढ़ने पे तभी होती है जब आप कुछ अचीवर होते हैं। तो ये फील्ड की बात नहीं है, आप जिस भी फील्ड में रहें पूरा डिटर्मिनेशन आपका होना चाहिए। और एक कहावत हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, आप आजकल के बच्चे तो नहीं सुनते, होता था ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, वो कैसे बोलते हैं, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। ये आप प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मुंह से भी सुनेंगे। तो जब देखिए, देश में दिशा निर्धारित करने का कार्य जो देश का लीडर होता है वो करता है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स को लेके जितनी पॉलिसीज़ बनाई हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स, स्कूल ओलंपिक्स, जितनी चैम्पियनशिप्स होने लगी हैं, जितने एवेन्यूज़ आने लगे, मैंने कहा जितनी जॉब्स मिलने लगी हैं। आप पिछले आंकड़े उठा के देखिए, कुछ समय पहले तक स्पोर्ट्स कोटा से भर्तियां बंद हो गई थी, लेकिन वापस बहुत उत्तर प्रदेश सरकार ने चीज़ों को किया है। और देखिए, पेरेंट्स का, जैसे मैंने कहा ना, जिस समय हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स मीट होती है वो 5 दिन रोमांच चरम पे होता है। केडी सिंह स्टेडियम को हम लोग यूज़ करते हैं। वो 5 दिन बच्चे कस के खेलते हैं और अच्छी डाइट लेते हैं। देखिए, स्पोर्ट्स बच्चों को सबसे अच्छी चीज़ जो है वो हारना सिखाता है, और जिस व्यक्ति ने जीवन में हार सीख ली वो कुछ भी हासिल कर लेगा। और इसी उद्देश्य को मन में ठान के कुछ अलग करने का, देखिए लीक पे तो सब चलते हैं, मेरी शुरुआत से आदत रही है कि हम केवल कहावत में नहीं, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आई एम गोइंग टू डू इट एब्सोल्युटली, लाइक सोच तो लिया ही है बॉक्स के बाहर, करके भी दिखाएंगे। और प्रयास ये है, मैं कंपटीशन नहीं कर रहा सरकार से, क्योंकि सरकार से कंपटीशन कोई कर भी नहीं सकता, करना चाहेगा तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रयास करूंगा कि मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हो, और उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ज्ञानशिला विश्वविद्यालय का उद्घाटन उसके तुरंत बाद करने के लिए यहाँ उपस्थित हो। ऐसी कामना के साथ मैं अपने प्रयास को कर रहा हूँ, और आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक मैंने उनको इनविटेशन भी दे दिया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो बिल्डिंग बन रही है, आज तक हिंदुस्तान में आपने एक भी स्वास्थ्य शेप की बिल्डिंग नहीं देखी होगी। जो विश्वविद्यालय का भवन बन के तैयार होगा वो स्वास्थ्य के आकार होगा। नाम ज्ञानशिला है, भवन स्वास्थ्य का होगा, खेलों की, संगीत की, कला और साहित्य की बात होगी, तो निसंदेह हमारे प्रधानमंत्री जी ज़रूर उसका उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल। तो अनिल जी, आपने जो ख्वाब देखा है, जो हिम्मत, इतना बड़ा ख्वाब देखने की, आप उसमें कामयाब हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शरीक होने के लिए। ब्रजन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए, इस मंच पर आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और
उम्मीद यही कि जो सपने आगे के लिए आप लोग दे रहे हैं और देख रहे हैं वो ऐसे ही आगे निरंतर पूरे होते रहें। और अब